Hello friends, it is our second video of second law of thermodynamics. In first video we have basically discussed about the basic definitions part of second law of thermodynamics and the idea of entropy we have discussed. In this video we will discuss about the Calvin-Planck statement and Clausius statements of second law of thermodynamics. So we will explain and we will discuss about the heat engines, refrigerators and heat pump also. So first, as you can see in the screen that we will discuss about thermal energy reservoir. यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो देखिए, जब भी हम एनर्जी रिजर्वायर बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ हैविंग अ सोर्स और इट मे बी अ सिंक, बट जो उसका कैपेसिटी होगा एनर्जी अब्जॉर्ब करने का, दैट इज हैविंग इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। ओके, सो इफ यू कैन सी and you already know that if I'm make the infinite heat capacity, if the heat capacity will be infinite, then basically if I'm going to add heat or if I'm going to reject heat from the reservoir, then there will be no temperature change. The reason is we already know that Q is basically equals to m into c into delta t. m into c आई कैन से हीट कैपेसिटी, क्योंकि सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, उसको एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो क्यू इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू एम, दैट इज हीट कैपेसिटी। सो क्यू इज बेसिकली इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। इफ दिस हीट कैपेसिटी आई एम अज्यूमिंग, आई एम डिनोटिंग विद एस, तो एस इंटू डेल्टा टी, एस यहाँ लिख रहा हूँ हीट कैपेसिटी के लिए, दिस इज हीट कैपेसिटी। सो यहाँ पे if I make heat capacity to be infinite, then the Q upon S, that will be equal to delta T. So if S is infinite, then delta T will be 0. What does it mean here? If S is tending to infinite, then temperature change of the reservoir will be 0. इसका मतलब क्या है कि जो भी एनर्जी रिजर्वायर है उसमें हम हीट ऐड करेंगे, चाहे हम हीट रिजेक्ट करेंगे, तो उसमें जो टेम्परेचर चेंज होगा दैट इज़ नेग्लिजिबल, दैट इज टेंडिंग टू जीरो, तो उसमें कुछ भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। किसमें? तो दो एनर्जी रिजर्वायर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी हम कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ें या फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ें, हीट इंजन पढ़ें, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर के जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे, तो उनमें हमें सोर्स और सिंक को डिफाइन करना पड़ता है। सोर्स का मतलब होता है कि दैट इज़ अ रिजर्वायर विच इज़ गोइंग टू सप्लाई द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी को सप्लाई करेगा। अब इफ इट इज़ गोइंग टू सप्लाई द हीट एनर्जी, बट द कंडीशन इज द टेम्परेचर शुड नॉट चेंज एज इट इज़ हैविंग द इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। सो ये डेफिनेशन है। ऐसे कुछ हम कोई जनरल स्मॉल शॉर्ट्स ले लेंगे, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेंगे, तो उसमें टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं सकता है। मान लो किसी की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं है, उसको हमने सोर्स ले लिया, तो फिर टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है ना? तो ये क्या है, एक जनरल डेफिनेशन है। ठीक है ना? केस कुछ भी हो सकता है। यदि हीट कैपेसिटी कम है तो फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है, उसके बेसिस पे हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि जो एनर्जी रिजर्वायर होता है दैट इज अ रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। सोर्स जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज गोइंग टू सप्लाई द हीट एनर्जी, इट इज सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट पार्ट इज द सिंक। नेक्स्ट एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सिंक। तो सिंक क्या है? दैट इज गोइंग टू अब्जॉर्ब द हीट एनर्जी without any change in its temperature, without changing its temperature it is going to absorb the heat energy। अब यहाँ से हम समझेंगे। देखिए, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इट इज़ बेसिकली ए हीट इंजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एच ई स्टैंड्स फॉर हीट इंजन, टी एच दिस इज द हायर टेम्परेचर और इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज सोर्स, टी एल इज लोअर टेम्परेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिंक। Q higher मतलब at high temperature the heat is going to be absorbed by the heat engine, we have supplied heat to the heat engine। Q lower is basically heat rejected from the heat engine, and W is the amount of work that is going to be produced from the heat engine। अब देखिए, तो बेसिक
जो पार्ट है, टर्मिनोलॉजी है, आई थिंक आपको क्लियर है कि हीट इंजन में जो ये बेसिक टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ये क्लियर है। तो TH देखिए सोर्स है, TL सिंक है, ये Q हाई है मतलब सोर्स से हीट एनर्जी को सप्लाई किया हीट इंजन को। T लोअर में जो Q लोअर है ये बेसिकली हीट रिजेक्ट हुआ है इंजन से। W इज अमाउंट ऑफ वर्क जो हमने प्रोड्यूस किया है विद हेल्प ऑफ द हीट इंजन। नाउ अब हम कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द हीट इंजन इटसेल्फ, हीट इंजन के रिगार्डिंग ही है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो देखिए कैल्विन प्लैंक साहब क्या कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ओके विच ऑपरेट इन अ साइकिल प्रोड्यूसेस वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट इंटरेक्टिंग विद सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, अब हम समझते हैं इसको, और इसको हम रिलेट करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसे कैसे जस्टिफाई करता है। ठीक है, इट इज बेसिकली फॉर द हीट इंजन, और ये क्या कह रहे हैं कैल्विन प्लैंक सर कि हम ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना सकते हैं जो केवल एक ही एनर्जी रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो मतलब मान लो कि दिस इज सोर्स, ये T हायर पे है, ये सोर्स का काम करेगा, इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की QH, और इसने W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर दिया। नाउ इट इज इंटरेक्टिंग विद अ सिंगल एनर्जी रिजर्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो यदि ऐसा होता है तो एनर्जी कंजर्वेशन यदि मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि QH इक्वल्स टू W, मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया वो वर्क में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है कि 100% हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये भी इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है कि हमने डिस्कस किया था कि हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी होता है, इट इज़ लो ग्रेड एनर्जी, और कभी भी ऐसा डिवाइस नहीं हो सकता है कि जो 100% हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे। और यदि ऐसा होता है तो इस इंजन का जो एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, जो W वर्क निकाला, इनपुट क्या है, जो हमने हीट एनर्जी को सप्लाई किया। आप कह रहे हो कि W इक्वल टू QH, सो एफिशिएंसी इज बेसिकली 100%। एफिशिएंसी 1 का मतलब क्या है, इट इज़ 100%। तो एफिशिएंसी कितना है, 100%। ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ बेसिकली नॉट पॉसिबल। एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है किसी भी हीट इंजन का। तो अब देखिए क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि W और QH बराबर नहीं हो सकते हैं। W और QH बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा। ओके, और दूसरा हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कह सकते हैं कि इट विल वायलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए था, कोई भी प्रोसेस हो चाहे रिवर्सिबल ही क्यों ना हो, तो कंप्लीट यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होता है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हीट इंजन है, ये तो साइक्लिक डिवाइस है, इसमें तो एंट्रोपी चेंज होगा नहीं, क्योंकि कंप्लीट साइक्लिक डिवाइस में तो एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, इट विल नॉट चेंज। बट जब इस सोर्स से हीट रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होगा। सराउंडिंग में हम केवल वर्क भेज रहे हैं, तो इट विल नॉट जनरेट एनी एंट्रोपी। तो बेसिकली इसकी वजह से जो यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ है इस रिजर्वायर से, उससे एंट्रोपी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यूनिवर्स का एंट्रोपी कम डिक्रीज हो चुका है। लेकिन कभी भी यूनिवर्स का एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस में लेस देन 0 नहीं हो सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी प्रोसेस होगा तो उसमें डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू कब होगा, जब रिवर्सिबल होगा, और जब लेस देन हो जाता है 0 तो वो प्रोसेस ही इम्पॉसिबल होता है। तो जब हम ऐसा कह सकते हैं कि केल्विन प्लैंक साहब ने बोला कि केवल एक ही एनर्जी रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट करके, मतलब TH के साथ इंटरेक्ट करके ये हीट इंजन ऑपरेट नहीं कर सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो मतलब यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन भी कभी भी 100% नहीं हो सकता है। हम कभी भी 100% एफिशिएंट हीट इंजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि W और QH बराबर नहीं होगा। यदि होगा तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने बोला कि कुछ तो हीट हमें रिजेक्ट करवाना ही पड़ेगा इस सिस्टम से।
कुछ तो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिजेक्ट करवाना ही पड़ेगा। देखिए, तो इसलिए जो हीट इंजन जो आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे Q हायर इज अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जॉर्व हुआ, Q लोअर जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ है, और W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये विदाउट एनी रिजेक्शन ऑफ हीट ये साइक्लिक डिवाइस ऑपरेट कर पाए, क्योंकि इसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि केवल सिंगल एनर्जी रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ये वाला हीट इंजन, और W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सच डिवाइस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्यों? इट विल वायलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब हम हीट इंजन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और हम डिराइव कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, कि हीट इंजन का एफिशिएंसी हम कैसे डिराइव करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द हायर टेम्परेचर, this is source, this Q higher or QS is amount of heat basically supplied to the heat engine, QR जो heat energy reject हुआ है, W amount of work produce हुआ। अब यहाँ पे efficiency हमने डिस्कस किया कि that is basically output upon input। वो क्या होता है? output upon input होगा यहाँ पे। अब output कितना है? that is W amount of work is produced, so W is basically output, QS amount of heat is supplied, so ये input है, तो W अपॉन क्यू एस। अब जब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि जो क्यू एस है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू, क्यू एस इज बेसिकली इक्वल्स टू W नेट प्लस क्यू आर। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। सो W नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू एस माइनस क्यू आर, दिस इज इक्वल टू W नेट। कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज क्यू एस माइनस क्यू आर, ओके, अपॉन क्यू एस। सो द एफिशिएंसी इज 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। दिस इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ एफिशिएंसी। सो क्यू आर अपॉन क्यू एस को मैं लिख सकता हूँ क्यू एल अपॉन क्यू एच, क्योंकि क्यू आर जो हम डिनोट कर रहे हैं दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, एंड आई कैन डिनोट इट विद द सिंबल क्यू एल ऑल्सो, कि अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट लोअर टेम्परेचर। क्यू एच इज बेसिकली हीट सप्लाइड फ्रॉम द हायर टेम्परेचर, सो क्यू एच से भी डिनोट कर सकता हूँ क्यू एस को। तो ये जो एफिशिएंसी का रिजल्ट हमने निकाला कि एफिशिएंसी जो होगा दैट इज 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, ये एक प्रैक्टिकल और एक्चुअल केस में हीट इंजन का एफिशिएंसी है, कि वो हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है और वो उसने कितना अमाउंट ऑफ हीट लोअर टेम्परेचर को रिजेक्ट किया और कितना हायर टेम्परेचर से सप्लाई किया है, अब्जॉर्ब किया है कितना हायर टेम्परेचर से। तो 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच इज एफिशिएंसी, ये एक्चुअल एफिशिएंसी होगा, दिस इज एक्चुअल एफिशिएंसी। तो अब यहाँ हमने देखो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से वैलिड है। कैल्विन प्लैंक साहब ने बोला था कि केवल एक ही एनर्जी रिजर्वायर से ऑपरेट नहीं कर सकता है, एक ही एनर्जी रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके हमारा डिवाइस ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकता है। हमने दूसरा रिजर्वायर भी लगाया जहाँ पे ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो अब ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज भी निकाल सकते हैं, कि देखो यदि हम यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए वो भी बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ द वी कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि हमने अभी अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज होना चाहिए किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो ईदर इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू कब होता है? जब रिवर्सिबल होता है, और जनरली जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो उनमें ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस है, तो इसमें एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। अब हायर टेम्परेचर्स ने हीट रिजेक्ट किया है, ओके, कितना अमाउंट ऑफ हीट? क्यू एस अमाउंट ऑफ हीट। कितने टेम्परेचर पे? टी एच पे, तो इसका एंट्रोपी कम हो जाएगा, तो माइनस ऑफ क्यू एस अपॉन टी एच प्लस, देखिए ये जो हमारे पास क्यू आर है दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो इसका इस पे हम हीट अब्जॉर्ब किया है लोअर टेम्परेचर ने, कितना? क्यू आर अमाउंट ऑफ हीट अपॉन टी एल, ओके। सो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ रिवर्सिबल process or in case of a reversible ideal reversible heat engine, this delta S universe is basically equals to 0, but for irreversible processes this is greater than 0, okay.
सो वी कैन चेक फ्रॉम द वैल्यू, जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हमारे पास आएंगे उन प्रैक्टिकल वैल्यूज से हम डिराइव कर सकते हैं कि दिस जब हम डेटा एंटर करेंगे तो वी विल गेट डेल्टा एस यूनिवर्स टू बी पॉजिटिव, डेल्टा एस यूनिवर्स टू बी ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म आएगा। वी कैन वेरीफाई इट विद द प्रैक्टिकल वैल्यूज। ओके, तो मेरा टारगेट क्या था यहाँ पे कि हमें लिखना आना चाहिए कि हाउ वी कैन राइट डाउन द डेल्टा एस यूनिवर्स, क्योंकि दूसरा हमें हीट इंजन का लिखेंगे वो तो साइक्लिक डिवाइस है, उसका तो कुछ एंट्रोपी चेंज हो ही नहीं रहा है, वो तो 0 होगा क्योंकि साइक्लिक डिवाइस है। ठीक है ना। अब हम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन डिराइव कर चुके हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल और केल्विन टेम्परेचर स्केल के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने एफिशिएंसी अभी लिखा है कि एफिशिएंसी आई कैन राइट डाउन एज 1 माइनस क्यू एल अपॉन, एफिशिएंसी का जो हमने सीधा रिजल्ट लिखा अभी डिराइव करके लिखा कि 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच। अब इन केस ऑफ एनी रिवर्सिबल हीट इंजन, जो भी हम रिवर्सिबल हीट इंजन की बात करेंगे, जो कि एक आइडियल केस है, ठीक है, तो उसके केसेस में वी कैन अप्लाई द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल एंड बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल द Q इज प्रोपोर्शनल टू T। इट इज ऑल्सो नोन एज केल्विन टेम्परेचर स्केल, इट इज ऑल्सो नोन एज केल्विन टेम्परेचर स्केल। तो जब भी कोई भी आइडियल हीट इंजन होता है, जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है, फॉर एन आइडियल और रिवर्सिबल हीट इंजन based on the thermodynamic temperature scale or Kelvin temperature scale, I can say that Q is proportional to T. If Q is proportional to T, so QL upon QH का जो रेशियो होगा वो TL upon TH होगा। तो जो एफिशिएंसी हो जाएगा हीट इंजन का वो हमारे पास होगा 1 माइनस TL अपॉन TH। लेकिन ये जो रिजल्ट है Q इज प्रोपोर्शनल टू T वाला, ये हम तभी लगाएंगे जब हमारे पास एक आइडियल हीट इंजन है। जब हमारे पास आइडियल हीट इंजन है तभी हम लगाएंगे। जब आइडियल हीट इंजन होगा तो तब ही हम ये वाला एफिशिएंसी का रिजल्ट लगाएंगे। एक्चुअल के केस में हम ये वाला लगाएंगे, जो हीट इंजन एक्चुअल की एफिशिएंसी निकालना है तो हम ये लगाएंगे। जब आइडियल हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, तब हम ये वाला रिजल्ट लगाएंगे। ओके, देन वी विल अप्लाई दिस रिजल्ट। तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया है दैट कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल और केल्विन टेम्परेचर स्केल से का यूज करके हम QL अपॉन QH को TL अपॉन TH लिख सकते हैं, बट वी कैन राइट डाउन दिस इन केस ऑफ आइडियल और रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन में ही ऐसा करेंगे, प्रैक्टिकल केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी एक्चुअल एफिशिएंसी निकालनी हो तो ये लगाएंगे, जब क्वेश्चन में रिवर्सिबल हीट इंजन मेंशन कर दे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस और हीट इंजन्स। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि कैल्विन प्लैंक साहब का डिस्कशन हमारा चल रहा था, इसमें हम केवल हीट इंजन का डिस्कशन कर रहे थे और हीट इंजन का एफिशिएंसी हमने निकाला, एक्चुअल एफिशिएंसी निकाला, फिर आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी हमने निकाला, हमने डेल्टा एस यूनिवर्स वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लॉशेस स्टेटमेंट हियर। इन क्लॉशेस स्टेटमेंट देखिए, वी विल रीड अबाउट इट। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट इज़ बेसिकली अबाउट रेफ्रिजरेटर्स। जो हमारा कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था दैट इज अबाउट हीट इंजन, क्लॉशेस स्टेटमेंट इज अबाउट रेफ्रिजरेटर्स। तो देखिए, क्लॉशेस स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट कंज्यूमिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, ये क्या कह रहा है एक्चुअल में, उसको हम समझते हैं पहले बहुत अच्छे से कि देखिए, हीट को फ्लो करने के लिए हमें बहुत अच्छे से डिटेल से पता है कि हीट तभी फ्लो करेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी किधर हीट फ्लो करता है, हीट हमेशा फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो TH से TL फ्लो करेगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम ऐसा डिवाइस बनाना चाह रहे हैं जिसमें लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट जाए, मतलब रिवर्स हो इसका प्रोसेस, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हो। लेकिन जब ऐसा होता है, जब हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं इन आवर रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस, देन वी सप्लाई सम इलेक्ट्रिकल वर्क देयर। तो हम एक्सटर्नली कुछ वर्क सप्लाई करते हैं, तभी वो हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, लेकिन
क्लॉशेस स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते हैं हम जो विदाउट एनी वर्क, मतलब विदाउट एनी वर्क इनपुट, विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी, जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट सप्लाई करे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा चाहें कि बिना वर्क सप्लाई किए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक एनर्जी सप्लाई कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क, चाहे वो रिवर्सिबली भी हम प्रोसेस को क्यों ना करवा लें, तब भी हमें वर्क तो सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि यदि हम रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो जो वर्क का वैल्यू होगा जो हमें सप्लाई करना है दैट इज़ मिनिमम, बट विदाउट एनी वर्क इनपुट यदि हम ऐसा करवाने का सोच रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, तो शायद अभी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर्स के बारे में क्लॉशेस स्टेटमेंट कहता है कि देखिए दिस इज़ बेसिकली अ डिवाइस, जो रेफ्रिजरेटर है, इन दिस जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, वी वांट टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ हीट और वी वांट टू अब्जॉर्ब क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम दिस टीएल टेम्परेचर, मतलब लोअर टेम्परेचर से हमने क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब किया और वो अमाउंट ऑफ हीट क्यूएस जो हमारा हाई टेम्परेचर पे हम रिजेक्ट करवा देंगे। तो ये हमारा टारगेट है। यदि हम ये विदाउट एनी वर्क इनपुट करवा पा रहे हैं, विदाउट एनी वर्क इनपुट, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? क्योंकि it will violate which क्लॉशेस स्टेटमेंट, क्लॉशेस स्टेटमेंट को ये वायलेट कर देगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं इन केस ऑफ द प्रैक्टिकल केस, हम जब ये वाला देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ वर्क इनपुट दिया, क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब किया लो टेम्परेचर से और क्यूएस अमाउंट ऑफ हीट हमने रिजेक्ट किया हाई टेम्परेचर पे। तो ये एक प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर का केस है। ठीक है, जब हमारा डिजायर्ड इफेक्ट, इफ इन दिस केस यदि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट इज टू अब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर, तो ये रेफ्रिजरेटर का काम करेगा। और यदि इसमें हमारा डिजायर्ड इफेक्ट ऐसा है कि वी वांट टू मेंटेन दिस द टेम्परेचर ऑफ टी हायर टू बी मोर देन द सराउंडिंग, ओके, यदि हमें इसको हायर टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करना हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है तो वो हीट पंप होगा। ठीक है ना, यदि हम इसको मेंटेन करके रख रहे हैं कि इट शुड बी एट द हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग, तो हमारे पास ये हीट पंप का काम करेगा। इफ़ द क्यूएस इज अवर डिजायर्ड इफेक्ट देन इट इज हीट पंप। इफ क्यूएल को ऑब्जॉर्ब करना हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है तो ये रेफ्रिजरेटर का काम करेगा। क्यूएस को यहाँ पे रिजेक्ट करवाना हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है ताकि ये हायर टेम्परेचर पे मेंटेन रहे, तो ये हीट पंप का काम करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे नॉट पॉइंट हम देख लेते हैं। द क्लॉशेस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस लाइक हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो हमने डिस्कस किया है कि क्योंकि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर ये दोनों वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइसेस हैं, तो इनमें एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ता है। दीज आर बेसिकली वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो इन दिस वीडियो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हीट इंजन्स एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉशेस स्टेटमेंट. Next part is the COP calculation and about refrigerators as well as heat pump. Okay, then the relationship between this. तो अभी ये हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं COP वाला पार्ट भी। तो देखिए COP जो हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज डिफाइंड एज द डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। ठीक है, जो भी डिवाइस हम COP निकालेंगे जिस भी डिवाइस का, तो यहाँ देखिए हम COP एक न्यू टर्म हमने डिफाइन किया है विच इज डिफरेंट देन एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि देखिए ये COP है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। COP कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो COP जब 1 से ज़्यादा भी हो सकता है तो हम, और एफिशिएंसी तो कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हीट इंजन है तो उसका एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो एफिशिएंसी जनरली 100% तक ही हो पाता है। तो हमने एक न्यू टर्म डिफाइन किया COP, लेकिन ये जो केस हमने डिफाइन किया है COP वाला, जो न्यू टर्म डिफाइन किया है, इट इज़ फॉर वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। जो भी डिवाइस वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइसेस हैं तो उनके केस में हम क्या निकालेंगे? उनके केस में हम COP निकालेंगे। और COP को हमने डिफाइन किया दैट इज़ बेसिकली द डिजायर्ड इफेक्ट, कि हम उसका डिवाइस का डिजायर्ड इफेक्ट क्या है,
अपॉन द एनर्जी इनपुट, कितना हम उसे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। अब वो एनर्जी हम हीट के फॉर्म में दें या वर्क की फॉर्म में दें वो डिपेंड करता है, जो भी एनर्जी दे रहे हैं हमें यह लिखना पड़ेगा, दैट इज अपॉन डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। तो यहाँ देखिए हम एनर्जी दे रहे हैं वर्क की फॉर्म में, तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट हमने लिखा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको सीओपी का मतलब कि वर्क ऑब्जॉर्बिंग डिवाइसेज में हम पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। अब जब हम ये हम केस डिस्कस कर रहे हैं हीट पंप का, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो हीट पंप में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है कि वी आर गोइंग टू सप्लाई QH अमाउंट ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर, दिस इज अवर डिजायर्ड इफेक्ट कि वी वांट टू मेंटेन दिस एट हायर टेम्परेचर, TH को सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर पे हमें मेंटेन करके रखना है, ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है इन केस ऑफ हीट पंप। तो इट मीन्स वी वांट द QH अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड, दिस इज अवर डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट इज QH अपॉन द वर्क इनपुट इज बेसिकली QH माइनस QL। ये कैसे आया देखो, जब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो QH इज बेसिकली इक्वल टू W इन प्लस QL, तो यहाँ पे W इन क्या आ जाएगा, QH माइनस QL, तो ये हमने लिखा। अब जब हम आइडियल हीट पंप की बात करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो जब हम आइडियल हीट पंप की बात करेंगे तो हम बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल मैं ये कह सकता हूँ कि QL अपॉन QH इज TL अपॉन TH, और आई कैन से कि Q इज प्रोपोर्शनल टू T बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। सो जब हम इसको रिप्लेस करके लिखेंगे ये वाला रिजल्ट, तो ये जो फॉर्मूला वैलिड है दिस इज फॉर रिवर्सिबल हीट पंप। ओके, ये रिवर्सिबल हीट पंप के केस में वैलिड है। ये जो COP है ये एक्चुअल COP है, ये आइडियल केस में है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज फॉर आइडियल केस एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्चुअल COP ऑफ हीट पंप। तो आई होप जब भी रिवर्सिबल मेंशन हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, एक्चुअल मेंशन हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है चीज़ें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो रेफ्रिजरेटर में भी हम COP कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, सो ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है कि वी वांट टू मेंटेन दिस TL एट लोअर देन द सराउंडिंग, कि हमारा टारगेट ये है कि हम इस सिस्टम को कूल करके रखें, ठंडा करके रखें। रेफ्रिजरेटर का यही काम है, तो इससे हमें हीट अब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो हमने QL अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब किया, तो जब हमने QL अमाउंट ऑफ हीट इससे अब्जॉर्ब किया तो यही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है। और W इनपुट इज बेसिकली द वर्क सप्लाई टू द रेफ्रिजरेटर। तो जब हम इसका COP के कैलकुलेशंस करेंगे, तो COP जब ये वर्क ऑब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो देखिए यहाँ पे COP निकालेंगे, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, दैट इज बेसिकली QL, और वर्क इनपुट क्या है W इन। जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पे देखो, तो W इन क्या आ जाएगा, QL माइनस QH। ये कैसे आया, जब हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तो यहाँ पे देखो ये QH है, तो मैं लिख सकता हूँ QH इज बेसिकली इक्वल टू W इन प्लस QL, ये लिख सकता हूँ। तो W इन क्या आ जाएगा, वर्क इनपुट, W इन इज बेसिकली वर्क इनपुट, तो ये आ जाएगा QH माइनस QL। तो हमने रिप्लेस कर दिया W इनपुट को, दैट इज COP क्या आ जाएगा, QL अपॉन QH माइनस QL, दैट इज COP। ठीक है, अब ये जो COP है ये एक्चुअल COP है, दिस इज द एक्चुअल COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। जब हम आइडियल केस की बात करेंगे तो बेस्ड ऑन अवर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, ठीक है, जब हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल के बेसिस पे आई कैन से दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू T, बट दिस इज फॉर अ रिवर्सिबल डिवाइस। तो जब भी हमारा डिवाइस रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल है या आइडियल केस में हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो COP आएगा वो आएगा TL अपॉन TH माइनस TL। क्यों, क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे T से रिप्लेस कर देंगे Q को जहाँ भी है, तो TL अपॉन TH माइनस TL। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आइडियल केस में होगा, मतलब जब रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर होगा। और ये वाला कब लगेगा, जब एक्चुअल रेफ्रिजरेटर होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है एक्चुअल के केस में, और ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है आइडियल के केस में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगला जो रिलेशनशिप है दैट इज इन बिटवीन द COPs। ओके, तो व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इनके COPs में हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए COP ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशन होता है, तो COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बेसिकली द COP ऑफ हीट पंप। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट कि 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज COP ऑफ हीट पंप। अब ये कैसे आया ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज TL अपॉन TH माइनस TL, आइडियल केस में +1 किया। ओके,
वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई एम गेटिंग टी एल से टी एल देखो कैंसिल हो जाएगा, तो टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल, और यही तो होता है सी ओ पी ऑफ हीट पंप। तो इसका मतलब क्या है कि वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी इक्वल टू सी ओ पी ऑफ हीट पंप। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में एक रेफ्रिजरेटर ऑपरेट कर रहा है और एक हीट पंप ऑपरेट कर रहा है, इन दोनों, इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन बस एक ही है कि बोथ आर ऑपरेटिंग एट बिटवीन सेम टेम्परेचर डिफरेंस, बोथ आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर डिफरेंस, सेम टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, बस ये कंडीशन है, क्योंकि जब दोनों टी एल और टी एच के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी इक्वल टू सी ओ पी ऑफ हीट पंप। ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी इक्वल टू सी ओ पी ऑफ हीट पंप, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए, ये हमने डिस्कस किया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द सी ओ पी ऑफ हीट पंप एंड सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये यहाँ नीचे लिखा भी है कि द अबव रिलेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। ओके, so देखिए, in this video we have discussed about the Kelvin, Planck and Clausius treatment and the devices like heat engines, refrigerators and your heat pump, ठीक है। तो if any kind of doubt you are having regarding all these concepts, you can ask in comment box, and thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye.